विवेक देश पांडे सर, मैं सीधे आपके पास आता हूं। आपने कई चुनाव कवर किया है। इस तरीके के दावे जब होते हैं, आएगा तो मोदी ही। आप वोट किसी को दीजिए, हाथ को दीजिए, कार को दीजिए, कहीं भी डालिए, आएगा मोदी ही। इस पर सर आपकी पहली टिप्पणी कैसे देखते हैं इसको आप, विवेक देश पांडे सर? हाँ, राम प्रकाश जी, इसमें एक तो सबसे पहले तो इनका जो एरोगेंस है वो दिखता है। चाहे आप कुछ भी कर ले, चुनाव तो हम ही जीतेंगे। अब कैसे जीतेंगे, इसको इसको स्पेसिफिकली वो तो नहीं बता रहे कि कैसे जीतेंगे, क्या मोडस ऑपरेंडी क्या है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ईवीएम के बारे में वो कुछ कह रहे हैं कि आप कहीं पर भी बटन दबाइए, जीतेंगे तो हम ही। ये मतलब ये नहीं कह रहे कि आप कहीं भी बटन दबाएंगे तो वोट बीजेपी को मिलेगा, ऐसा नहीं कह रहे। वो बहुत शातिर तरीके से ये कह रहे हैं कि आप कहीं पर भी बटन दबा लो, जीतेंगे तो हम ही। तो उसमें कहीं ना कहीं वो एक संदेह के लिए जगह छोड़ देते हैं। और ईवीएम पे संदेह तो बना हुआ है, बहुत सालों से बना है। जब कांग्रेस यूपीए सरकार में थी, उस समय अडवाणी जी कह रहे थे, इनके कोई वो स्पोक्स पर्सन थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने किताब भी लिखी थी उसके ऊपर कि कैसे ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसके ऊपर एक किताब भी लिखी थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वगैरह भी वो सर्कुलेट करते थे उस समय। लेकिन जब से वो सत्ता में आए हैं, उन्होंने उस तरह की सारी बातें बंद कर दी है। लेकिन संदेह बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरह का कोई मैनिपुलेशन हो सकता है, तो जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो सारी मिलकर इस बात पर इतना जोर क्यों नहीं दे रही है जितना इसके ऊपर देना चाहिए। अगर उनको किसी भी तरह से संदेह है कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, तो वो उनके कैंपेन का मुख्य मुद्दा क्यों नहीं बनता है? ये भी एक सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर से वो भी जानते हैं कि इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, और इसलिए क्योंकि कल जाकर अगर वो सत्ता में आते हैं तो फिर उनके ऊपर भी इस तरह की उंगलियां उठेगी। तो ये बहुत अपोजिशन पार्टीज का जो भी नजरिया है वो भी थोड़ा संदेहास्पद है ही। मतलब वो जितनी जोर से इस बात को उठाना चाहिए उतनी जोर से नहीं उठा रहे हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस। तो लेकिन जहां तक ईवीएम का सवाल है, वो जो एक केरला कैडर के एक आईएएस अधिकारी थे, कन्नन गोपी कृष्ण या कुछ नाम ऐसा ऐसा ही था, जी। उन्होंने तो हाँ, उन्होंने रिजाइन कर दिया था बाद में। तो उनका तो दावा है कि वो कलेक्टर रह चुके थे, उनका दावा है कि इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि ये स्टैंड अलोन मशीन है, इसको एक्सटर्नली कोई इनपुट नहीं है, तो ये मैनिपुलेट नहीं हो सकती। लेकिन मुझे है 2014 के इलेक्शन के मैं या 2014 के इलेक्शन के पहले मैं हमारे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, एक उन्होंने जो एक रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है इलेक्शन से पहले ईवीएम के बारे में एक जानकारी देने के लिए हर हर वक्त होता है वो। तो मैं जनरली उसमें नहीं जाता था, लेकिन उस वक्त मैं गया, मुझे भी क्यूरियोसिटी थी। तो क्योंकि उस समय ईवीएम के बारे में इतना संदेह नहीं बना था, तो मैं वहाँ पर गया था और उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से वो काम करता है ईवीएम मशीन। और उन्होंने बताया कि इसमें मैनिपुलेशन के बारे में जो भी शंकाएं है वो पूरी निराधार है, उसको कोई बेसिस नहीं है। अब कहते कहते फिर उन्होंने एक बात जो उसमें बताई थी, मैंने उसके ऊपर उनको सवाल पूछा था। बात ये बताई थी उन्होंने कि इसमें एक सिंगल प्रोग्रामेबल चिप होता है। तो अब ये सिंगल प्रोग्रामेबल चिप जो होता है उसमें बेसिक प्रोग्राम डाला जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने कहा इसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, तो ये जो सिंगल प्रोग्रामेबल चिप है, तो उसकी वो सिंगल प्रोग्रामेबल है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब एक बार उसमें प्रोग्राम डाला तो उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन ओरिजिनल प्रोग्राम में डालते हुए ही अगर उसमें कुछ गड़बड़ की जाए तो क्या वो नहीं हो सकता? तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो मुझे अभी भी वो सिंगल प्रोग्रामेबल चिप जो है उसके बारे में मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ कि उसमें ओरिजिनली ही कुछ गड़बड़ नहीं की जा सकती। कई लोग ये कहते हैं कि होता ये है ईवीएम में कि भाई आप 3 वोट, हर 3 वोट के बाद चौथा वोट जो है, या फिर हर 5 वोट के बाद छठवा वोट जो है, वो कोई भी बटन आप दबाए वो जाता कमल को ही है। इस तरह की बात बहुत लोग करते हैं। लेकिन जब कभी इलेक्शन कमीशन ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और लोगों को बताया और बुलाया कि आप आइए
और आप करके दिखाइए। तो हर बार वो सारा अटेम्प्ट जो है फेल हुआ है। तो ये भी एक मतलब ईवीएम के पक्ष में जाने वाला फैक्टर है। तो कुल मिलाकर ईवीएम के बारे में कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं बताई जा सकती कि जिससे बिल्कुल 100% गारंटी के साथ ये कहा जाए कि ये तो बिल्कुल मैनिपुलेट किया जा सकता है। वीवीपीएटी फिर बाद में लाया गया, तो उसके ऊपर कुछ लोग बोलते हैं कि ये इलाज है कि हर वीवीपीएटी जो है वो उसका उसकी गिनती होनी चाहिए। मतलब ये ना हो कि भाई सैंपल के तौर पे आपने कुछ 10 वीवीपीएटी है जो भी है वो गिन के दिखा दिए कि देखिए हर वीवीपीएटी में जिसने जिसको वोट दिया था वही वोट उसमें छपा है। तो पूरे सारे वीवीपीएटी की भी गिनती हो, ये भी हो सकता है। तो अब ये मुझे लगता है कि गड़बड़ कहाँ हो सकती है, गड़बड़ इलेक्ट्रल रोल्स में हो सकती है, वहां पर गड़बड़ जरूर हो सकती है। उसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आते ही रहती है। मतलब जहां पर मुस्लिम बहुल एरिया हो वहां पर ज्यादा मुस्लिमों का जो नाम है काट ही दिया जाए, उनको वोटिंग का अवसर ही न दिया जाए। रामपुर जैसी जगह में हमने यूपी में देखा, वहां पर बीजेपी जीती, जहां पर 65% मुस्लिम वोटर्स है, वहां पर बीजेपी जीती थी पिछली बार। तो वो कैसे जीती? तो जिस तरह के रिपोर्ट्स वहां से आए थे वो लोग ये कह रहे थे कि देखिए हम इस बार मतलब मुस्लिम्स भी कह रहे थे इस बार हम बीजेपी को वोट देंगे, हमने बहुत देख लिया, समाजवादी पार्टी देख ली, हमने कांग्रेस देख ली, अभी हम बीजेपी को वोट देंगे, इस तरह के रिपोर्ट्स वहां से आए थे। तो बाद में जब बीजेपी का कैंडिडेट चुन के आया तो विश्वास हुआ कि भाई हो सकता है मुसलमानों ने भी इनको वोट दिया हो। फिर उसके बाद फिर जिस तरह के रिपोर्ट्स आए उसमें इस सारी बातें आई कि भाई वहाँ तो मुसलमानों को कई एरिया में बाहर ही नहीं निकलने दिया, दबंगाई से काम लिया गया और उनको वोटिंग के लिए जाने नहीं दिया गया। तो लेकिन उस बात को लेकर अपोजिशन जो है वो हमलावर नहीं था। तो क्या मतलब इसमें सोचने वाला जो है सामान्य जो नागरिक है वो क्या सोचे कि इसका एक्चुअली फैक्ट क्या है, इसमें ईवीएम के बारे में फैक्ट क्या है। तो मुझे लगता है कि अच्छा दूसरा एक जो ईवीएम के पक्ष में जाने वाला फैक्टर है, अगर मैनिपुलेशन करना है तो क्यों वो सिर्फ लोकसभा इलेक्शन में ही करते हैं, विधानसभा इलेक्शन में क्यों नहीं करते? उसके ऊपर भी कुछ लोगों की तोड़ ये है कि उनके लिए विधानसभा एक स्मोक स्क्रीन जैसा है कि देखिए वो बता सके कि देखिए अगर कर्नाटक में हम हारे तो वहां पर हम कर नहीं सकते थे, ईवीएम में गड़बड़ नहीं कर सकते थे, उतनी तो जरूरी कर सकते थे कि हम हमारे और कांग्रेस के बीच में जो डिफरेंस है उतना कम करवा सकते थे। कर्नाटक में जो इलेक्शन हुआ वहाँ कांग्रेस के एक जो इंचार्ज थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो एक पैनल डिस्कशन में थे मेरे साथ, वो कह रहे थे कि हमको पता था कि ईवीएम में गड़बड़ करते हैं, इसलिए हमने ये इंश्योर किया कि हमारे और कांग्रेस बीजेपी के बीच में कम से कम 5% का फर्क हो। जब इतना फर्क होता है तब ईवीएम में गड़बड़ की भी जाए तो उसका असर नहीं होता। अब ये सारी बहुत ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होने वाली सारे जो तथ्य है, जो बातें हैं, उससे मैं तो कम से कम कंफ्यूज्ड हूँ कि ईवीएम के बारे में क्या सोचा जाए। तो इस तरह की स्थिति है। अब सारी पार्टियां मिलकर अगर कुछ इस पे एक कंबाइंड रिस्पॉन्स अपना देती है और कुछ इस तरह से इलेक्शन कमीशन को फोर्स करती है कि कुछ अलग तरीका ढूंढा जाए या फिर इसी में कुछ संशोधन करके ऐसा इंश्योर किया जाए कि ये मैनिपुलेट ना हो, मैनिपुलेशन का कोई स्कोप ना बचे, इसके लिए जरूर स्कोप है, ऐसा मुझे लगता है। राम प्रकाश जी, विवेक देशपांडे सर, जिस तरीके की जो बात अभी अशोक माथुर सर ने उठाई कि मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है, लाल किले की प्राचीर से वो एलानिया जो है वो बता देते हैं कि हम फिर आ रहे हैं, संसद के अंदर प्रधानमंत्री कह देते हैं कि हम फिर आ रहे हैं, ये सारी चीजें ठीक है। तो सर ये जो सत्ता में आ रहे हैं बार बार ये कहते हैं, तो क्या इसको सामान्य तौर पे लिया जाए या फिर ये मान लिया जाए कि चुनाव के परिणाम जो है वो सुनियोजित हैं, पूर्व घोषित हैं, ऐसे ऐसे चुनाव होगा, वो पूरी प्रक्रिया डिफाइन है, जिसको सीधे सीधे भाषा में कहा जाता है ना कि मान लिया जाए कि सब कुछ फिक्स है? जी, ऐसा प्रतीत होता है। मतलब 2019 में जब इलेक्शन खत्म हुआ उसी दिन शाम को अपने अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी, इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मोदी सिर्फ मूक दर्शक थे, वो बोले कुछ नहीं। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमित भाई जवाब देंगे। तो भी आप किस लिए बैठे हो वहाँ पर, आप आए क्यों उसमें? लेकिन वो बैठे थे।
चलो ठीक है, कम से कम बैठे तो थे। तो वहाँ पर जो अमित शाह जी ने बताया कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, और दोनों के चेहरे पर जो एक सुकून था और एक मतलब ये था कि भाई हम तो जीत गए ही है, अब क्या सिर्फ फॉर्मेलिटी बची है, डिक्लेयर करना है, उतना ही बचा है, गिनती का एक फॉर्मेलिटी करना है और डिक्लेयर करना है, लेकिन हम जीत तो गए हैं। ये जो चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस था, वो बहुत उससे बहुत संदेह निर्माण होता है। उसमें ऐसा है कि ये हो सकता है कि जेन्युइनली उनके पीछे लोग गए हो, इसलिए उनको पता हो, लेकिन कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके तो आप नहीं बैठे हो वहाँ। आपको ये पता है कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट आपको इलेक्शन में मिला है, लेकिन आप जिस गारंटी के साथ ये कह रहे हो, और जैसे लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा कि मैं अगले साल के भाषण में ये बोलूंगा और वो बोलूंगा, मतलब ये भी नहीं कहा कि मैं अगले साल फिर से यहाँ पे आऊंगा और यहाँ से भाषण करूंगा, ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि मैं अगले साल जब यहाँ से भाषण करूंगा तो मैं आपको ये ब्यौरा दूंगा, वो ब्यौरा दूंगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस जो है वो कहाँ से आता है? एक तो वो फॉल्स कॉन्फिडेंस है, मुझे तो वो फॉल्स कॉन्फिडेंस ही लगता है आज की तारीख में। मतलब वो लोगों का एक साइकोलॉजिकल एक टूल है मुझे लगता है उनका। वो ये इस तरह की बातें जब करते हैं तो शायद वो लोगों के मनों पर इस तरह का एक प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं कि हम चुनकर आने वाले हैं। तो जो जो वोटर है वो शायद ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि भाई अगर यही चुनकर आने वाले हैं तो एक तो मैं वोटिंग के लिए क्यों जाऊं, या फिर मैं अपना वोट वेस्ट क्यों करूं, मैं इन्हीं को दे दूंगा। इस तरह का कुछ तो भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट वो क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये तो बात है ही, मैंने कहा कि भाई जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे थे कि हम इतनी सीटें जीतेंगे और जीते, तो वो इतना परफेक्ट कैलकुलेशन आपका कैसा हो सकता है? अब वो उदाहरण के तौर पे ये बता सकते हैं कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो इस तरह की ही बात करेगी हम इतनी सीटें जीतेंगे। वो जैसे कर्नाटक में अमित शाह ने कहा था कि जितनी पिछली बार थी उसके ऊपर फिर कुछ 20% या 15% ऐसा कुछ तो भी उन्होंने कहा था। तो वो उदाहरण बता सकते हैं कि हमने ऐसा कहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमारा तो कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने इस तरह की बात रखना हमारा पॉलिटिकल पार्टी का काम है, वो हम रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने अंदर से मैनिपुलेशन कर दिया है इसलिए हमको पता है कि हमको कितनी सीटें मिलने वाली है, इसका मतलब ये नहीं होता। वो इस तरह के उदाहरण देके अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं मुझे लगता है। लेकिन इसमें दो तरह की फुल प्रूफनेस के लिए दो तरह की बातें की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी से ज्यादा वो इलेक्ट्रोल रोल्स में गड़बड़ी करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये होना चाहिए कि जिन लोगों को अपना मत डालने का वहां पर अवसर नहीं मिला उनके लिए कुछ एक मिस्ड कॉल वाला एक सिस्टम बना देना चाहिए। अभी सुनीलम जी है तो मैं मेरे दिमाग में जो विचार है मैं उनके सामने रखता हूँ, उस बात को अगर वो आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा होगा, या फिर उसमें कुछ दम है तो आगे बढ़ाए। उनके लिए एक मिस्ड कॉल का सिस्टम होना चाहिए कि मुझे वोट, मैं जब वोटिंग बूथ पर गया तो मुझे मेरा नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं था, तो उस वो किसी एक खास नंबर पर वो मिस्ड कॉल दे तो उसका जो कंप्लेंट है वहां दर्ज हो जाएगा। इस तरह से किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी मतलब जैसे नागपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी मान लीजिए 10 लाख टोटल वोटिंग है, तो उसमें से 0.025% लोगों ने अगर ये कह दिया, वो मिस्ड कॉल पे नंबर वो उस कॉल पे मिस्ड कॉल दे दिया उस नंबर पर, और ये 0.025% लोगों से इस तरह की कॉल आए, तो वहां पर फिर से चुनाव होना चाहिए, उस सीट पर फिर से चुनाव होना चाहिए। क्योंकि वो जब वो मिस्ड कॉल देगा उस समय उस सिस्टम में देखा जाएगा कि सचमुच उसका नाम है या नहीं है, तो वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है वो भी साबित हो जाएगा। और उतनी मतलब 10 लाख की तादाद में 0.25% जो होता है वो 2500 वोट होता है, जो वो इधर का उधर करने के लिए उतना नंबर ऑफ वोट्स जो है वो काफी है। तो अगर 10 लाख के वोटर पॉपुलेशन में 2500 लोग अपना वोट नहीं डाल पा रहे हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, पिछली बार था इस बार नहीं है, इस तरह के भी, तो वहां पर रिपोल करा, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रिपोल करवाना चाहिए। और दूसरा एक उसका एक इलाज ये हो सकता है कि जो सिंगल प्रोग्रामेबल चिप है उस चिप के बारे में कुछ उसके बारे में जो संदेह है वो दूर होना चाहिए। ये ना हो कि आपने मशीन रख दिया और दूर से हैक कर दो, हैक तो नहीं हो सकता,
ये बात पक्की है। लेकिन वो जो चिप है उसमें प्रोग्राम डालने का तरीका क्या है, उसमें क्या प्रोग्राम डाला गया है, इसको क्रॉस वेरीफाई करने का एक बड़ा सिस्टम होना चाहिए। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। ये दो मुझे लगता है कि इस तरह के गार्ड्स अगर हम उसमें क्रिएट कर दें तो बहुत हद तक इसके बारे में जो संदेह है वो दूर हो सकता है। राम जी प्रकाश जी।